कोडूंगोनी पूजी मैंने कै डांडानी गाँव में क्वा खैरीनी खाई बैजी त्वे माँ क्या बिंगोणो। यह बेरोजगारी का कलंक आज हमने मिटाना है और पढ़ना है। इसी के साथ हमें अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाना है। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी वर्तनी यानी हिंदी स्पेलिंग की पार्ट 1। हम इसे 2 भाग में बताएंगे और दोनों भाग में हमारी वर्तनी कंप्लीट हो जाएगी। अमूमन सभी को लगता है कि यह वर्तनी वाला जो चैप्टर है बहुत आसान है, लेकिन हमारे मुख्य परीक्षाओं में अक्सर कर इन्हीं जिसे हम सरल समझते हैं उन्हीं के कारण हमारी माइनस मार्किंग हो जाती है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं कि वर्तनी होती क्या है। लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है, यानी जब हम कुछ लिखना शुरू करते हैं उसी को हम वर्तनी कहते हैं। वर्तनी को अक्षरी या हिज्जे भी कहा जाता है। यह शब्द भी याद रखना होगा कि हिज्जे क्या होता है, तो हिज्जे को ही वर्तनी कहा जाता है या इसी वर्तनी को हम अक्षरी कहते हैं। अक्सर कर हम जो वर्तनी से संबंधित कुछ त्रुटियां करते हैं, तो वर्तनी में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण गलतियां इस प्रकार होती हैं। उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन में त्रुटि, हम हिंदी के शब्दों को सही से उच्चारित नहीं कर पाते हैं, इसी कारण हमारे हिंदी के शब्द गलत हो जाते हैं। और दूसरा जो कारण होता है वह होता है कि जो बोला जाता है वह ठीक से न समझ पाना। यह भी एक बहुत बड़ी त्रुटि होती है कि जो हिंदी में कहा जाता है हम उसे अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तब जाकर के हमसे त्रुटियां होती हैं। और एक कारण और होता है कि मातृभाषा या बोली के कारण, जब हिंदी के साथ हमारी मातृभाषा और बोली का सम्मिश्रण हो जाता है, उस कारण से भी हम हिंदी की वर्तनी में अक्सर कर गलतियां कर जाते हैं। और एक कारण है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल का प्रभाव। यह कहना गलत होगा कि अंग्रेजी का कुप्रभाव है, लेकिन अक्सर कर आजकल के जो नए बच्चे हैं वह अंग्रेजी माध्यम स्कूल से पढ़कर आते हैं, तो उनकी हिंदी वर्तनी में काफ़ी अशुद्धताएं रहती है, क्योंकि हिंदी भाषा को लेकर कम जोर दिया जाता है जबकि हम अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा जोर देते हैं। और एक गलती हम किस प्रकार करते हैं कि प्रारंभिक स्कूल में व्याकरण का सही ज्ञान न हो पाना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि स्कूलिंग में हमें हिंदी व्याकरण को ठोस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है कि हम छोटे होते हैं और छोटे में हमें केवल लिखना और पढ़ना ही सिखाया जाता है। इन कुछ गलतियों के कारण हम हिंदी में अशुद्धताएं करने लग जाते हैं। इन गलतियों को हमें कैसे सुधार करना है और हिंदी में परफेक्ट मास्टर कैसे बनना है ताकि हम आने वाले एग्जाम्स को क्लियर कर पाएँ। अब हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, तो हमें पहले हिंदी के शुद्ध शब्द को लिखने से पहले उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा उच्चारण सही होता है तभी जाकर के हमारी जो लिखने की शैली है वह भी सही हो जाएगी। हिंदी में साइलेंट वर्ड नहीं होते हैं, जैसे अंग्रेजी में होता है। हम नो को नो लिखते हैं या KNOW नो लिखते हैं, तो ये पुकारे एक जैसे जाते हैं, हालांकि इनका अर्थ अलग अलग होता है। किंतु हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। इसलिए हिंदी की वर्तनी की त्रुटियों को सुधारने के लिए इस वीडियो को हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो हम हिंदी की वर्तनी में करते हैं वह होता है हमें कन्फ्यूजन श को लेकर के। हम अक्सर कर ये तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, एक तो हमारी गलती यह होती है कि हम इस तालव्य श को सलजम वाली श कहते हैं। अरे भाई, अब वहाँ से ऊपर उठ के आ जाओ। सलजम वाली श उस ज़माने में था जब हमें सलजम करके याद दिलाया जाता था, लेकिन अब यह तालव्य श कहते हैं। उच्चारण स्थान से हमें इसे याद रखें। और मूर्धन्य श हम षटकोण वाली श कह देते हैं और इसे कहते हैं सपेरा वाली श। सपेरे के सर पे नहीं लगा होता है ये श, बल्कि सपेरा इस श से संबंधित शब्द है, लेकिन यह श दंत्य श है, तो उच्चारण स्थान से हमें पहले याद रखना पड़ेगा। जब तालव्य श एवं दंत्य श एक साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी एक शब्द में जब दोनों एक साथ प्रयुक्त होते हैं तब तालव्य श पहले आएगा और दंत्य श उसके बाद आता है। एक ही साथ दोनों श के प्रयोग हो जाने के पश्चात तालव्य श को हम पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दंत्य श को हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं शासन। तो शासन में हमने पहले तालव्य श लगाया, उसके बाद दंत्य स का इस्तेमाल किया। जैसे प्रशंसा, तो प्रशंसा में भी पहले हमने तालव्य स का इस्तेमाल किया, और शासक, तो शासक में भी पहले तालव्य स का ही इस्तेमाल किया है। तो ये कुछ
शब्द होते हैं जिसमें हमें नहीं पता चलता है कि कौन सा सौ पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, तो पहले तालव्य सौ फिर दंत्य सौ आएगा। एक दूसरा नियम और है कि इसी प्रकार तालव्य सौ और मूर्धन्य सौ एक साथ आने पर पहले तालव्य सौ और फिर मूर्धन्य सौ आएगा। यानी इस नियम के अनुसार हमें यह पता चल गया कि यदि तालव्य सौ दंत्य सौ या तालव्य सौ मूर्धन्य सौ, इन तीनों में यदि सौ का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले तालव्य सौ ही आएगा। पहले वाले नियम में पहले तालव्य सौ आया फिर दंत्य सौ आया, और दूसरे वाले नियम में पहले तालव्य सौ फिर मूर्धन्य सौ आया है। जबकि हिंदी के वर्णमाला में पहले तालव्य सौ फिर मूर्धन्य सौ फिर दंत्य सौ आता है, वहाँ पर अलग क्रम होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि तालव्य सौ पहले और मूर्धन्य सौ बाद में आया तो कैसे शब्द बनते हैं। जैसे शोषण, यहाँ पर भी तालव्य सौ पहले लिया गया है फिर मूर्धन्य सौ लिया गया है। और दूसरा है शीर्षक, यहाँ भी पहले तालव्य सौ लिया। तीसरा है विशेष, तो विशेष में भी हमें याद रखना है। और एक शब्द और है शेष या वेशभूषा, तो वेशभूषा में भी याद रखना है, यहाँ पर तालव्य सौ पहले आया और मूर्धन्य सौ बाद में आया। अक्सर कर हम ये गलतियाँ करते हैं कि पहले कौन सी सौ आएगी, तब त्रुटियाँ हो जाती है। एग्जामिनर तो चाहता यही है कि आप त्रुटि करो ताकि आपका सिलेक्शन ना हो पाए और बेरोजगारी का कलंक अपने सर पर लेते चलें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस चीज़ में सुधार लाना है। अब एक और त्रुटि होती है, वह होती है रॉ से संबंधित त्रुटियाँ। रॉ एक तो शब्दों के ऊपर से प्रयोग किया जाता है, एक नीचे से प्रयोग किया जाता है, इसका हमें बड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे जब रॉ किसी अक्षर के ऊपर से प्रयोग हो तो वह अक्षर से पहले उच्चारित किया जाता है। तो रॉ से संबंधित त्रुटियों को सुधारने के लिए एक शब्द दिया गया है, वह है धर्म। और धर्म को धम्र नहीं लिखा जाता है, रॉ नीचे से नहीं लगेगा बल्कि ऊपर से लगेगा। धर्म का सही मतलब समझने के लिए हमें इसका वर्ण विन्यास करना होगा। जैसे पहले ध वर्ण आएगा, उसमें अ की ध्वनि जुड़ी होती है तो अ आएगा। धर्म, तो र का उच्चारण म से पहले हो रहा है, धर्म, तो र पहले लिया जाएगा फिर म लिया जाएगा फिर अ लिया जाएगा। वही इस नियम में कहा गया है कि यदि किसी वर्ण के ऊपर से आए तो र का उच्चारण जो है उस वर्ण से पहले होना चाहिए। जैसे अक्सर कर हम एक आशीर्वाद शब्द लिखते हैं तो उसे हम आशीर्वाद कर देते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो र व से पहले आ रहा है। इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है। तो इसका भी आप वर्ण विन्यास करके देख सकते हैं। जैसे निर्माण, ये तो गलत हो गया बिल्कुल, इसको हम निर्माण नहीं पढ़ सकते हैं, इसको हम निर्माण पढ़ेंगे तो ये गलत हो गया। इसका सही है निर्माण, और रॉ भी मौ से पहले उच्चारित किया जाएगा। जैसे अगला शब्द है पुनर्स्थापना, ये बहुत गलत हो गया है, ये कोई शब्द नहीं होता है, पुनर्स्थापना होता है, यानी आधा सौ और थ से पहले और रॉ का उपयोग किया जाएगा। जबकि एक रॉ से संबंधित त्रुटि और हम करते हैं, वह है कि रॉ किसी अक्षर के नीचे प्रयोग हो तो वह अक्षर के पश्चात उच्चारित किया जाता है, जो हमें याद रखना है। जैसे एक शब्द है चक्र, तो पहले च आया, उसके साथ स्वर मिला हुआ जो अ आया, उसके बाद क, उसके बाद अ की ध्वनि फिर र, तो र लास्ट में आया। और उच्चारण करते समय भी हम चक्र, तो र हमारा अंतिम में आ रहा है, इसको चर्क नहीं कहेंगे, चर्क कहेंगे तो र फिर आगे आ जाएगा। जैसे भ्रष्टाचार, तो भ पर र लगा तो भ्र, भ के बाद इसका उच्चारण होगा रामचंद्र, चंद्र, तो द के बाद इसका उच्चारण र का होगा। प्रदेश, प के बाद होगा प्रदेश, क्योंकि इस अक्षर पर लगा है। प्रत्येक, प के बाद र का उच्चारण, और प्रत्याशी, प के बाद र का उच्चारण। तो इस प्रकार से कुछ त्रुटियां हम अक्सर कर करते हैं, उसे हम यहाँ से सुधार लेंगे। एक त्रुटि और होती है, वह होती है अनुस्वार को लेकर के। अनुस्वार के भी दो प्रकार होते हैं, एक पूर्ण चंद्र बिंदु होती है और एक केवल बिंदु होता है। इससे संबंधित भी हम अक्सर कर त्रुटियां कर जाते हैं। तो इसका नियम क्या है कि अ, उ एवं आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह पूर्ण चंद्रबिंदी के रूप में लिखा जाता है। याद रखना कौन कौन से वर्ण के साथ या कौन कौन सी मात्रा के साथ, अ की मात्रा के साथ, उ की मात्रा के साथ और आ की मात्रा के साथ हम क्या करेंगे, पूर्ण चंद्रबिंदु का उपयोग करेंगे। जैसे आँख, तो आँख में हम यह गलती नहीं करेंगे, एक बिंदी लगा करके आँख लिख दिया। ये आँख एक बिंदी से नहीं होता, दोनों आँख दिखानी पड़ेगी, पूर्ण चंद्रबिंदु। जैसे जांच, जांच में भी पूर्ण चंद्रबिंदु होगा। कांच,
अंगना, सांस, ढांचा, तांत और दायां, बायां, ऊंट। और दूसरा है जो बिंदु से संबंधित नियम होता है। यह तो था पूर्ण चंद्र बिंदु से संबंधित नियम। अब है बिंदु से संबंधित नियम। अ, उ, आ के साथ तो पूर्ण चंद्र बिंदु का हम यूज कर रहे थे। अन्य मात्राओं के साथ अनुनासिक चिन्ह को बिंदु के रूप में लिखा जाता है। तो अनुनासिक दो प्रकार के मैंने बताया था, एक पूर्ण चंद्र बिंदु होता है, एक बिंदु के रूप में। अन्य मात्राओं के साथ यानी अन्य मात्राएं क्या होगी, तो जैसे ई के साथ, ए आई के साथ, ओ औ के साथ भी हो सकता है अंग की बिंदी का उपयोग। तो जैसे मैंने, और मैंने में आई के साथ हमने ये बिंदी का उपयोग किया है। नहीं, बड़ी ई के साथ हमने बिंदी का उपयोग किया है। कहेंगे, ए के साथ बिंदी का उपयोग किया है। खींचना, बड़ी ई के साथ हमने बिंदी का उपयोग किया है। दाएं, ए के साथ। सिंचाई, छोटी ई के साथ हमने बिंदी का उपयोग किया है। तो इस प्रकार से हमें यह याद रखना है कि जब भी कोई शब्द आए और उसमें अ, उ या आ की मात्रा आए तो वहाँ पर हमने पूर्ण चंद्र बिंदी का ध्यान रखना है। तो आपकी हिंदी वर्णमाला में जो गलतियाँ होती हैं वह बिल्कुल नहीं होगी। अगला है विसर्ग से संबंधित नियम। विसर्ग के बाद यदि तालव्य स, मूर्धन्य स या दंत्य स आए तो या तो क्या होता है कि यथावत लिखा जाता है, मतलब जैसे विसर्ग लिखा हमने किसी शब्द के पीछे तो या तो विसर्ग सहित यथावत लिखा जाएगा, या उसके स्थान पर जो वर्ण हम विसर्ग के पश्चात लिखेंगे यानी अगला वर्ण लिखेंगे वह अपना रूप ग्रहण कर लेता है। विसर्ग के पश्चात का जो वर्ण होगा वह अपना रूप ग्रहण कर लेता है। यह दूसरा ऑप्शन है इसका। और पहला नियम है कि हम यथावत विसर्ग को ही अक्सर कर लिख लेते हैं। तो दोनों ही शुद्ध होते हैं, लेकिन इसका जो शुद्धतम रूप होगा वह विसर्ग वाला ही होगा, जस का तस हम उपयोग करते हैं। तो इससे संबंधित भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे दु, धन, शासन बराबर दुशासन। तो दुशासन में हमने दु के पीछे विसर्ग रख दिया है, जस के तस, जैसा था वैसा ही हमने विसर्ग का इस्तेमाल किया है। या इसका कैसा होगा, दुशासन, तालव्य स आधा हो गया, और यहाँ पर यह नियम कह रहा है कि पीछे वाला वर्ण आगे आधा हो जाता है, उसका स्थान विसर्ग का स्थान ले लेता है। जैसे दूसरा नियम है नि, दन, संदेश, निसंदेश। इस प्रकार से अन्य वर्ण भी आते हैं। अन्य वर्णों में भी विसर्ग से संबंधित त्रुटियों का हमें ध्यान रखना होता है। तो यह था विसर्ग से संबंधित जो त्रुटियां हम करते हैं उसमें सुधार किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगली कुछ महत्वपूर्ण त्रुटियां और हैं, वह है उपसर्ग संबंधित त्रुटियां। और उपसर्ग किसे कहते हैं, जिन्हें हम शब्द से पहले उपयोग में लाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सम उपसर्ग के बाद यदि य, र, ल, व, तालव्य स, दंत्य स, ह आदि ध्वनि हो तो म को हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। यह हमने ध्यान रखना है। जैसे संयम लिखा है हमने, संयम। संयम में क्या कह रहा है कि यदि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सम यम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि सम उपसर्ग के पश्चात यदि य, र, ल, व, तालव्य स, दंत्य स और ह आए तो वह जो सम का म था वह अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर इसके पीछे य है, जो इस नियम में कह रहा है कि य आए तो बिंदी में परिवर्तन हो जाता है। तो यह म जो है बिंदी के रूप में परिवर्तन हो गया, अनुस्वार बन गया। सम उपसर्ग का जो म होगा वह अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे दूसरा भी हम देख लेते हैं, संवाद। तो यहाँ पर तो संवाद, लेकिन यहाँ पर य नहीं है बल्कि वो है। तो इस नियम में यह भी कह रहा है कि वो भी आए तो भी सम जो था, यह सम उपसर्ग था, तो सम उपसर्ग का जो म था वह भी अनुस्वार में बदल जाता है। तो याद रखेंगे हम, पीछे से जिसके य, र, ल, व, तालव्य स, दंत्य स, ह आदि ऐसे ध्वनियाँ आती हैं तो जो सम का म होता है वह अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे अगला उदाहरण है संलग्न, संसर्ग, संहार, संरचना और संरक्षण। एक अगली त्रुटि हम करते हैं प्रत्यय से संबंधित। तो प्रत्यय से संबंधित कैसी त्रुटियां हम करते हैं जान लेते हैं कि पूर्वकालिक प्रत्यय
कर यानी पूर्वकालिक प्रत्यय का मतलब जो शब्दों के तुरंत बाद लगाए जाते हैं। ऐसे पूर्वकालिक प्रत्यय को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। तो जिस क्रिया के साथ हम इस प्रत्यय को इस्तेमाल करते हैं उसके साथ मिला करके इसे लिखा जाता है। तो उस पूर्वकालिक प्रत्यय में जैसे एक है कर, तो कर प्रत्यय को हम हमेशा क्रिया के साथ उसी के साथ जोड़ करके लिखेंगे। जैसे उठ कर, तो हम इसको उठ और कर अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, यह हिंदी की अशुद्धता हो जाएगी। तो हम इसे जोड़ देते हैं यानी उठकर एक शब्द हो गया। अब इसमें कभी कभार यह पूछा जाता है कि उठकर में बताइए कि कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कर प्रत्यय है और उठ एक प्रकार की क्रिया है। उठना, खाना, पीना, गाना, नहाना, दौड़ना, भागना, ये सारी एक प्रकार की क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं के पीछे जो कर प्रत्यय लगता है वह जोड़ करके लगता है। जैसे दूसरा उदाहरण, गाकर, धोकर, मिलाकर, अपनाकर, खाकर, पीकर, सोकर, उठकर, ये सभी जिनके पीछे भी कर प्रत्यय लगता है तो वह मिला करके लगाया जाएगा। तो हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा। एक त्रुटि और होती है, वह है आगत वर्णों से संबंधित त्रुटियाँ। अब आगत वर्ण कौन कौन सी भाषा के होते हैं? एक तो अंग्रेजी भाषा के आगत वर्ण होते हैं और दूसरा होता है फारसी, अरबी फारसी भाषा के जो आगत वर्ण होते हैं उनमें हम अक्सर कर त्रुटियां करते हैं। तो आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं हमने अपनी वर्णमाला की वीडियो में कंप्लीट बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अब आगत वर्ण से संबंधित जो त्रुटि होती है वह होती है अंग्रेजी के आगत वर्ण को लेकर के। तो अंग्रेजी के शब्दों को जब हिंदी में लिखना हो तो आ, जो पूर्ण चंद्र बिंदु वाली आ होती है या जो आ होता है केवल बिंदी वाली, उसके स्थान पर आगत वर्ण आ का प्रयोग किया जाता है और यह आ होता है इस प्रकार से अर्ध चंद्र बिंदु वाली। जब भी हम अंग्रेजी के वर्ड्स को हिंदी में लिखते हैं, जैसे बॉल, वैसे हम इसे पुकारते हैं बॉल, लेकिन बाल लिखा जाता है तो वहाँ पर अंग्रेजी के ही आगत का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी के वर्ड्स को हिंदी में लिख रहे हैं। तो यह आ का प्रयोग होता है। जैसे कॉलेज, वैसे हम इसको कॉलेज बोलते हैं, लेकिन हिंदी में कॉलेज उपयोग किया जाता है। तो कॉलेज में आ अर्धचंद्र बिंदु ही होगी। डॉक्टर, तो डा अर्धचंद्र बिंदु। काफ़ी, हाल, हॉस्टल, पोस्ट ऑफिस, इस प्रकार से ऑफिस भी लिखा जाता है। जैसे नोटिस लिखते हैं, नोटिस, तो नोटिस, ये और कई शब्द और होते हैं, उसे आप प्रयास करते रहें। तो दूसरा होता है फारसी आगत, क, ख, ग, फ, ज को सही उपयोग करना हमने सीखना है। जैसे हम अक्सर कर पढ़ते आ रहे हैं कि हम फारसी बोलते हैं, तो इसको फारसी नहीं कहेंगे, बल्कि इसका जो सही उपयोग होगा वह होगा फारसी। और फारसी और फारसी में क्या अंतर है? तो फारसी हमने सीधा हिंदी में लिख दिया, जबकि फारसी हमने फारसी भाषा में लिखा। कैसे? इसके नीचे हमने एक नुक्ता लगाई और यही नुक्ता होता है फारसी भाषा का चिन्ह। और जब भी हम फारसी भाषा के शब्दों को हिंदी में उपयोग करते हैं तो उसके नीचे नुक्ता लगेगा, लेकिन सभी में नहीं लगेगा। वह कुछ आगत वर्ण हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए हमने हिंदी में नुक्ता लगाना जरूरी होता है। जैसे क, ख, ग, फ, ज, इस प्रकार के वर्ण नुक्ता वाले होते हैं। तो फारसी और फारसी में अंतर होता है, उच्चारण भी अलग होता है। दूसरा है अफगानिस्तान, हम इसका अक्सर उच्चारण अफगानिस्तान करते, तो अफगानिस्तान नहीं होता है, अफगानिस्तान होता है। थोड़ा उच्चारण भी अलग तरीके से किया जाता है। जैसे उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान नहीं, उज़्बेकिस्तान। गज़ल, हम गज़ल कहते हैं, हमारे जगजीत जी गज़ल गायक थे। क्या गज़ल गायक थे? गजब के गज़ल गायक, ऐसा नहीं कहेंगे, गज़ल गायक। तो गज़ल थोड़ा उच्चारण अलग करते हैं और नुक्ता लगाया जाता है इन पर, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये भी हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, इसीलिए बताया जा रहा है, और मैं यहाँ कोई फारसी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब क्या है, विराम चिन्हों से संबंधित हम त्रुटियाँ करते हैं, और विराम चिन्हों वाली हमारी एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, उसका आप इंतज़ार कीजिए। विराम चिन्ह का प्रयोग गलत स्थान पर हो जाने से शब्द अशुद्ध हो जाते हैं और अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है।
भाई जब हम विराम चिन्हों का गलत इस्तेमाल करते तो अर्थ का अनर्थ कैसे होता है। देखो, जैसे रोको मत जाने दो, जब यहाँ पर अल्प विराम लग गया है रोको के पश्चात, तब हम यहाँ पर थोड़ा सा विराम ले लेते हैं, यानी अल्प विराम, कम विराम लेते हैं, रोको मत जाने दो। जबकि यदि हम इस अल्प विराम को मत के पश्चात लगा देते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, रोको मत जाने दो। अब इसका मतलब समझते हैं। पहले रोको मत जाने दो का मतलब है कि रोको, कोई इंसान जा रहा है तो उन्हें रोको, मत जाने दो यानी जाने को मना कर रहा है। जबकि दूसरे में हमने गलती से क्या लिख दिया कि रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब हो गया कि रोको नहीं, इसको यहाँ से भगाओ, जाने दो। तो भाई जिसको हम रोकना चाहते थे उसे हमने भगा दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो गया, रिश्तेदारी नातेदारी खराब कर दी हमने। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा है हे राम, और यहाँ पर हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया है। और दूसरा नॉर्मली हमने हे राम लिख दिया। और हे राम तो तब करते हैं जब कोई छोटी सी घटना हो जाए, हे राम तब करते हैं हम जब ईश्वर को पुकारना हो। हे के पश्चात थोड़ा ठहराव होगा, विस्मयादि बोधक रूप से हे राम को पुकार रहे हैं। अब अगली एक त्रुटि और है, छोटी सी त्रुटि है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। यह त्रुटि होती है हमारी अव्यय को लेकर के। और अव्यय कैसे शब्द होते हैं, अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जो न तो टूटते हैं और न ही विखंडित होते, तो अव्यय शब्द होते हैं। जैसे तक, साथ, अव्ययों को पृथक लिखा जाता है। दो अव्यय मैंने यहाँ पर बताए, इनको शब्द से हमेशा अलग लिखा जाता है। कैसे, जैसे मेरे साथ, तो मेरे साथ एक साथ नहीं लिख देंगे हम, मेरे साथ ऐसा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसको मेरे अलग लिखेंगे और साथ अलग लिखा जाएगा। जैसे हमारे साथ, यहाँ तक, अब तक, तो तक को भी यहाँ अलग लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने अलग लिखा। तो ये कुछ अव्यय होते हैं जिन्हें हमें अलग से लिखना होता है। अब है जैसे तथा सा आदि वाचकों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब योजक चिन्ह क्या होता है, जो दो शब्दों के बीच में लगता है। जैसे चाकू सा, तीखा सा, आप सा, प्यारा सा, मीठा सा, खट्टा सा, अच्छा सा। जो सा होता है उसे हम अलग योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। और जैसे से संबंधित कोई शब्द, मूर्ख जैसा और बुद्धिजीवी जैसा, ऐसे शब्द हम उपयोग करते हैं। तो बीच में योजक चिन्ह लगाना आवश्यक है, अन्यथा हमारे जो शब्द होंगे हिंदी के वह गलत हो जाएंगे। एक और त्रुटि और होती है हमसे कि समास संबंधित त्रुटियां हम अक्सर कर जाते हैं। कैसे, तो द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह यानी हाइफन लगाना जरूरी होता है, जिसे हम अधिकतर छोड़ देते हैं। तो इससे हमारे शब्द गलत हो जाते हैं। जैसे माता पिता, वैसे इसको नॉर्मली माता पिता पुकारा जाता है, लेकिन लिखते समय हमने इसमें बीच में योजक चिन्ह लगाना है। और इस योजक चिन्ह का मतलब होता है और, तथा, या, इस प्रकार के इसके अर्थ होते हैं। इसे हम समाज में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो राधा कृष्ण, शिव पार्वती, बाप बेटा, रात दिन, अच्छा बुरा, काला गोरा, लंबा चौड़ा, इस प्रकार के जो भी हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक होता है। ये भी त्रुटियां हम करते हैं, इसीलिए मैं इन्हें बता रहा हूँ कि हम इस प्रकार की त्रुटि हिंदी में ना करें, वरना हमारी हिंदी जो है गलत हो जाएगी। कुछ उदाहरण है कि हमें शुद्ध और अशुद्ध किस प्रकार से लिखना है। जैसे एक लिखा हुआ है निष्प्रभावी, अब इस निष्प्रभावी में एक यहाँ पर लिखा है, तो दोनों में से कौन सा शुद्ध हो सकता है, तो निष्प्रभावी पहले वाला सही है, निष्प्रभावी। दूसरा लिखा हुआ है परिसंपत्ति, तो परिसंपत्ति भी पहला वाला ही सही है, ये पीछे वाला गलत है। ये तो हमें ध्यान में रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, हमें हिंदी के शब्द को लिखने की आदत रखनी होगी, तभी जाकर के शुद्ध और अशुद्ध में पहचान हो सकते हैं। रट्टा मारने वाली नहीं है हिंदी। दूसरा है स्वायत्त शासी, स्वायत्त शासी भी इस प्रकार से लिखा जाता है। तालब्य सौ और दंत्य सौ वाला नियम हम यहाँ पर देख रहे हैं स्वायत्त शासी में। और कहा क्या गया था, जब तालब्य सौ और दंत्य सौ इस्तेमाल किए जाए कोई शब्द में तो पहले तालब्य सौ लिया जाता है, जबकि दूसरे में हमने पहले ये लिखा है, तो यह गलत है।
अगला है अस्पृश्यता। यह दोनों एक साथ नहीं आ रखे हैं, बीच में प्री भी आ रखा है, तो याद रखें अस्पृश्यता इस प्रकार से लिखा जाता है, बल्कि ऐसा नहीं लिखा जाता है। दूसरा है परिसंपत्ति। परिसंपत्ति 2 बार हो चुका है, लेकिन हम याद रखें कि परिसंपत्ति ऐसे लिखा जाता है। अगला है शीर्षांतर। तो यहाँ पर भी पहले हमने तालेबे 100 का इस्तेमाल किया, तब मूर्धन्य 100 का। जो 100 वाला नियम हमने इससे पहले बताया था, उसी नियम में ये आ गया है। एक प्रश्न आपके लिए है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इनमें से छांटना है कौन सा। क है अधीयता, ख अध्येता, ग अध्यात और घ अध्ययेता। इनमें से सही कौन सा होगा, आपने कमेंट बॉक्स में आकर के इसका उत्तर देना है। एक महत्वपूर्ण नोट आपको हमेशा दिमाग में रखनी है वर्णमाला की वर्तनी को लेकर के, कि शुद्ध शब्दों का लगातार लिखकर प्रयास करते रहिए। यदि हम इसको केवल किताब में अपनी नंगी आंखों से देखने का प्रयास करेंगे तो वह याद नहीं होगा, बल्कि हमने प्रयास यह करना है कि इसे लिखने का प्रयास करें। जैसे हम अपना सिग्नेचर इस प्रकार से करते हैं कुछ भी, तो हम सिग्नेचर कभी नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिग्नेचर हमारे हाथ को याद हो जाता है। तो जो चीज़ दिमाग को नहीं होती, कभी कभार हाथ को याद हो जाती है। तो हिंदी के भी हमें शुद्ध करने के लिए लिख करके प्रयास करना होगा। हिंदी एक गणित है, हम इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें याद होगा। और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रीवियस वीडियोस की भी आपको यहां पर PDF प्राप्त हो जाएगी। यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। हमारी वीडियो का जो कंटेंट है आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी होने वाली है, यह आगे जा कर के पता चलेगा। तो मैं यह कहता हूं कि जो बेरोजगारी का कलंक है उसे ज़रूर मिटाना है, और ऐसे हाथ पर हाथ धरे हम इग्नोर नहीं कर सकते। पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े किस्मत के भरोसे नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।